वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एंड ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री, यानी नोबल गैसेस की केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड से। ग्रुप नंबर 17 में हमने पढ़ा था इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, केवल उनकी स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या होते हैं इंटर हैलोजन? जब दो डिफरेंट हैलोजन आपस में रिएक्शंस करते हैं। उनका फॉर्मूला क्या था? एक्स डैश एन। ये जो एक्स है ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है हमारा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी साइज जो है वो बड़ी है, जो लार्ज, इसकी साइज लार्ज है। अब इसमें जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू पॉसिबल है 1, 3, 5, 7। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, इन सब की स्ट्रक्चर्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक्स डिश, जिसमें दोनों हेलोजन के टाइप 1, 1 होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका ICl या IBr। जब भी दो एटम आपस में बॉन्डेड हो, केवल दो ही एटम होने चाहिए, तो आप उनको कैसे भी अरेंज कर दें, उनकी स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर ही होगी। सेकंड चीज, जब दो एटम आपस में बॉन्डेड हो तो कोई सेंट्रल एटम नहीं होता। कोई सेंट्रल एटम नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो केवल सेंट्रल एटम पे लगता है वो भी यहां नहीं लगेगा। तो एक्स डैश की स्ट्रक्चर्स कैसी होगी? लीनियर होगी। कोई हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा यहां पर। अब आते हैं हम लोग सेकंड में। सेकंड हमारे पास कौन सा है? एक्स डैश 3। जैसे मान लो ICl3 होता, IF3 होता, तो इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती? तो अब हम इनमें कैसे निकालते हैं स्ट्रक्चर्स? एक्स कौन है हमारे पास यहाँ पर? सेंट्रल एटम। तो हमें कैसे पता लगेगा स्ट्रक्चर्स क्या है? तो सेंट्रल एटम पे जाएं और क्या चेक करें, उसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं प्लस लोन पेयर कितने हैं। जितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आते हैं उनका जो सम आता है, उतने ही ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के उतने ही ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लिया है। और उसी के बेसिस पर हम इसका टाइप निकाल सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पर। तो यहां आते हैं X3 का एग्जांपल लेता हूं, ICl3। I कौन है? सेंट्रल एटम। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने इलेक्ट्रॉन इसके यूज आ गए हैं Cl के साथ बॉन्ड बनाने में? Cl और I के बीच सिंगल बॉन्ड है, यानी I का एक इलेक्ट्रॉन यूज आया है Cl के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में। तो I के कितने इलेक्ट्रॉन यूज आ गए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन यूज आ गए हैं। तो कितने बचे हुए हैं? 4। तो 4 तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो लोन पेयर कितने हो गए इसके पास? 2। बॉन्ड पेयर कितने हो गए हैं? 3। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसका एक और तरीका है इसको निकालने का, वो है Z। एक Z है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये वो Z नहीं है, ये एक सिंपल एक नंबर है। इसको हम कैसे निकालते हैं? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? ऑफ सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम के हैं, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यदि उस पूरे में कहीं नेगेटिव चार्ज है तो कितने हैं? -1 होने पर यहां 1 आएगा, -2 होने पर यहां 2 आएगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। उस मॉलिक्यूल में ऐसे कितने एटम बॉन्डेड हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवेलेंट। और एंड में क्या आएगा? माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, जिसके सेंट्रल एटम का, उसके या जिसके हम शेप पता लगा रहे हैं, उस पे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं। तो एग्जांपल लेते हैं ICl3 का। ICl3 पर ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि मैं इस सब में Z निकालूं इसका, तो कैसे निकलेगा Z? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। I क्या है यहाँ का? सेंट्रल एटम। तो कितने हैं? 7, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, 0, प्लस कितने मोनोवेलेंट एटम जुड़े हुए हैं? 3। Cl जो है वो एक Cl सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी Cl कितने हो गए यहाँ पर? 3 हो गए, प्लस
माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, इनका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 10 यानी 5। इसका मतलब यहां z की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। यदि आप यहां भी चेक करोगे z क्या है रियल में, यही z है, इसको हम z भी कह सकते हैं। तो कितने टोटल बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर, सम कितना आया z के इक्वल, और z कितना आया हमारे यहाँ पर 5 आया। और यहां भी हम भी चेक करें तो लोन पेयर कितने हैं 2 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है। अब मैं यहां जाता हूं, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। यहां 5 आने का मतलब 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। 5 में से सबसे पहले कौन कूदेगा s, उसके बाद 3 p ऑर्बिटल, उसके बाद कौन आएगा d। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं इसका इस स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 है, तो मैं I को क्या मान लेता हूं a, I को मैंने क्या मान लिया a, Cl को मैं क्या मान लूं b। तो टाइप कौन सा हुआ AB3। अब E लोन पेयर को मैं क्या कहूंगा E मैंने किसको कह दूंगा लोन पेयर को। तो E कितने हुए यहां पर 2, AB3E2। E नहीं होते, लोन पेयर नहीं होते तो इनकी जगह पर B होता, यदि E नहीं होता तो B होता। तो मैं दोनों E की जगह B को पुटअप कर दूं तो टाइप क्या हो जाएगा AB5। किनको हटा दिया मैंने, दोनों B को हटा, E को हटा दिया है, दोनों E को हटा दो तो उसकी जगह मुझे क्या पुटअप करना पड़ेगा B। तो AB5, तो AB5 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। यह है AB5 की स्ट्रक्चर। तो अब मैं क्या करूं, यहां पर AB5 की स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये इस तरह से बनेगी, एक यहां B होगा, यहां B होगा, यहां भी B है, यहां भी B और यहां B। सेंटर में कौन है A है। ये जो तीनों B हैं ये एक ही प्लेन के अंदर है, और एक भी इसके ऊपर है और एक भी इसके नीचे की तरफ है। टोटल B कितने हो गए हैं 5 हो गए हैं। अब हमारे पास ICl3 में क्या है, 2 B नहीं है, B की जगह कौन है, रियल में 2 लोन पेयर है। तो ध्यान क्या रखना है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल में जब भी लोन पेयर आएंगे तो हमेशा कहां आएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पर आएंगे। ध्यान रखना ग्रुप नंबर 18 में भी आपके बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आएगी और मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स ही पूछी जाती है CBSE बोर्ड के एग्जाम में ग्रुप नंबर 18 में से। तो जब भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर्स होगी तो लोन पेयर कहां आएंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड पे आएंगे। एक लोन पेयर होगा तो हम यहां लिख देंगे, 2 होगा तो हम यहां लिख देंगे, एक यहां 3 होगा तो हम तीनों यहां लोन पेयर लगा देंगे। तो ICl3 की रियल की स्ट्रक्चर्स क्या है, AB3E2 है। तो मैं क्या काम करूं, एक इस लोन पेयर को हटा, एक इस B को हटा दूं, यहां एक लोन पेयर लगा दूं, एक इस B को हटा के एक यहां लोन पेयर लगा दूं। जब भी हम लोन पेयर लगाएंगे तो हम एक डंबल बना देंगे, ऐसा ये डबल बन गया है। अब क्या होगा, ये जो दोनों बॉन्ड है ये हल्का सा टिल्ट हो जाएंगे, ये जो अभी स्ट्रेट था ये हल्का सा ऐसे हो जाएगा, और ये बॉन्ड हल्का सा ऐसे हो जाएगा, ये B यहां आ जाएगा और ये भी यहां आ जाएगा। और इस स्ट्रक्चर्स को यदि मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दूं, ऐसे घुमा दूं, तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई है, टी शेप हो गई है। ये टी शेप वाली स्ट्रक्चर्स किसने समझाई है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने। क्वेश्चन आता है कि इस स्ट्रक्चर्स को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें, तो आपको क्या करना है, ये बनानी है AB5 और मेंशन कर देना है कि यहां जो 2 B हैं उनकी पोजीशन किससे डिस्प्लेस हो गई है, लोन पेयर से। उनकी जगह पर लोन पेयर आ गए, और लोन पेयर आते ही क्या होगा, ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ये जो 2 इनकी जो बॉन्ड एंगल है यहां 90 डिग्री जो था वो थोड़ा सा 90 से ज्यादा हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड एंगल था जो 90 था वो 90 से कम हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच का एंगल बढ़ जाएगा। तो ये किसकी स्ट्रक्चर्स हो गई है, ICl3 की। अब जितनी भी स्ट्रक्चर्स है हम उनको ऐसे क्या निकालेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालेंगे, और फिर उसको इस तरह से टाइप में चेंज करेंगे, और E की जगह B मानकर हम जो भी रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी वो बनाएंगे, और उसमें B को हटाकर जितने भी हमें लोन पेयर लगाने हम उतने लोन पेयर लगा देंगे। अब चले हम लोग किसकी
अगला जो इंटर हेलोजन है वो है X5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3d है। स्ट्रक्चर क्या है, टी शेप है। अब चलते हैं हम X5 में। X5 है आसान, तो हम क्या काम करते हैं, सेम तरीका लगेगा, सब कुछ लगभग सेम ही है, ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें। कहां चला गया, X यहां 5 हो जाएगा। अब क्या काम करें, ये कौन है फिर हमारे पास, ये है सेंट्रल एटम। कौन है सेंट्रल एटम, सभी में सेंट्रल एटम हेलोजन है, और हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, दूसरा हेलोजन 5 है, तो इस X के 5 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसके पास, बॉन्ड पेयर हो गए हैं 5। लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं इस सेंट्रल के हेलोजन के जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो ये 1 लोन पेयर, दोनों का टोटल कितना हुआ है, 6 हुआ है। इसका मतलब 6 ऑर्बिटल, इस सेंट्रल एटम के 6 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लिया है। सबसे पहले कौन कूदेगा, S, उसके बाद 3 p ऑर्बिटल, उसके बाद 2 d ऑर्बिटल। तो क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर। इस X को क्या मान लें हम, A, सेंट्रल वाले X को क्या मान लें, A, X डैश को क्या मान लूं मैं, B। तो यहां कितने बॉन्ड पेयर हैं, 5। जितने X होंगे उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे, तो 5। लोन पेयर कितने हैं, 1 है, E है। तो टाइप कौन सा हुआ, AB5E। यदि E नहीं होता तो टाइप कौन सा होता, AB6 होता। कब होता, जब E की जगह क्या होता, B होता। और AB6 की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनती है, 11th क्लास का मेरा एक वीडियो है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके 3 पार्ट हैं, उसमें वहां जाके आप ये समझ सकते हैं। अब हम आते हैं AB6 की स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगी। ये AB6 हमारे पास है, 1 2 3 4, एक यहां ऊपर एक यहां नीचे। तो यहां क्या लिख दूं मैं, बी 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 और ये बी, ये चारों बी एक ही प्लेन में है, और ये भी इसके ऊपर की तरफ है और ये भी इसके नीचे की तरफ है। और यहां कौन है, सेंट्रल एटम A है। फिर काम की चीज याद रखना, इस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। इस स्ट्रक्चर्स का नाम तो ऑक्टाहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल में जब भी हम LP लगाएंगे तो हमेशा कहां लगेंगे, वो एक्सियल बॉन्ड्स पे लगेंगे। अब हमारे पास जो था वो X5 डैश था, हमें क्या काम करना, एक लोन पेयर को लगाना है, क्योंकि रियल में 6B नहीं है, एक 5B है और एक लोन पेयर है। तो जब भी लोन पेयर लगेगा तब ये एक्सियल वाला B हटेगा, यहां क्या लगा दूं, एक लोन पेयर। जब भी लोन पेयर लगाएंगे तब इस तरह से एक लोब बना देंगे, ये लोब बन गई है। अब इस स्ट्रक्चर्स में लोन पेयर कंसीडर नहीं होते हैं। पहले जो हमने टी शेप पढ़ी थी वहां भी हमने लोन पेयर कंसीडर नहीं होते हैं शेप के अंदर, तो यहां पर भी मैं किनको कंसीडर नहीं करूंगा, लोन पेयर को। तो स्ट्रक्चर्स कैसी हो जाएगी हमारे पास, स्ट्रक्चर सिंपल सी हो जाएगी, जैसे ये है, ये 4 जैसे इस बुक के कॉर्नर है, तो इन चारों कॉर्नर्स पे कौन है, एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा बी, यानी यहां मान लेता हूं मैं F F F F। सेंटर में कौन है, सेंटर में हमारे पास है I, तो मैं बता रहा हूं IF5 की स्ट्रक्चर्स, 4 F तो यहां आ गए, एक F ऊपर है यहां पर, और यहां जो है वो लोन पेयर है, और लोन पेयर जो है वो शेप में कंसीडर नहीं होंगे। तो इन चारों को मिलाकर क्या बनी हमारे पास, स्क्वायर पिरामिडल। ये किसकी स्ट्रक्चर्स है, IF5 की या X5 डैश की। तो इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, इसकी होगी हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर शेप में कंसीडर नहीं होंगे, तो क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन तो ये रहा, स्ट्रक्चर्स ये रही। अच्छा, ध्यान क्या रखना है कि जब क्वेश्चंस आए कि इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करें, तो आपको AB5E शो करना है, फिर शो मेंशन कर देना है कि यदि लोन पेयर नहीं होता तो B होता, B होता तो AB6 टाइप का मॉलिक्यूल होता और उसकी स्ट्रक्चर्स
ऑक्टाहेड्रल होती, लेकिन यहाँ एक बी की जगह क्या है, लोन पेयर है। अब चलते हैं हम लोग अगला और लास्ट हेलोजन X7 पे। जितने भी X5 डैश वाले हेलोजन होंगे उन सब में यही स्ट्रक्चर्स होगी। अब चलते हैं X7 के अंदर और लास्ट इंटर हेलोजन की स्ट्रक्चर। उसके बाद हम आ जाएंगे ग्रुप नंबर 18 पर। लास्ट हमारे पास है X7 डैश। ये X कौन है, ये सेंट्रल हेलोजन है। हेलोजन लिख देता हूं इस बार। और हमें मालूम है कि हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ने क्या काम किया, दूसरे 7 हेलोजन के साथ शेयरिंग करके क्या बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, 7। लोन पेयर कितने हुए, 0। टोटल कितना आया, 7। इसका मतलब 7 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लिया है। किसके 7 ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के। तो इस X का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये हेलोजन है, इसका है S3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स पे। तो स्ट्रक्चर्स में क्या, लोन पेयर है ही नहीं, केवल बॉन्ड पेयर। तो टाइप कौन सा हो जाएगा, AB7। लोन पेयर होते तो हम B को कम करके E मेंशन कर देते, लेकिन यहां लोन पेयर नहीं है। तो AB7 की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो होती है पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो यहां क्या बना दें, एक पेंटागोन बना दें इधर इस तरह से, और एक इधर और एक इधर क्या बना दें, यहां लगा दें एक X डैश। यहां X डैश, यहां X डैश, X डैश, X डैश, X डैश, और यहां कौन होगा, यहां होगा हमारे पास X। ध्यान क्या रखना है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है 5 बॉन्ड, ये एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है। और जो 2 X हैं, यानी ये मैं क्या मान लूं, अब इस बुक को रेक्टेंगुलर नहीं मान के मैं क्या मान लूं कि पेंटागोनल होती, तो इसके 5 कॉर्नर होते, सभी 5 कॉर्नर्स पे क्या आ जाता, एक एक हेलोजन आ जाता। मान लेता हूं IF7 होता, तो यहां क्या आ जाता, F। 5F तो यहां आ जाते, और एक F ऊपर और एक F नीचे की तरफ आता। स्ट्रक्चर्स का नेम क्या होता, पेंटागोनल बायपिरामिडल। क्या खत्म हुई, इंटर हेलोजन का इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन और उनकी स्ट्रक्चर्स। अब हम कहां चलते हैं, ग्रुप नंबर 18 में चलते हैं। टाइम बचाने के लिए ग्रुप नंबर 18 का जो थ्योरी का पोर्शन है उसको मैंने बोर्ड पे पहले ही मेंशन कर दिया है। हम पहले इसको समझते हैं क्या है। ग्रुप नंबर 18 को हम कहते हैं क्या है, नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज। दोनों में से सही क्या है, सही है नोबल गैसेज। इनर्ट गैसेज क्यों नहीं कहते, क्योंकि रियल में इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्शंस नहीं करती। यदि ये रिएक्शंस नहीं करती तो इनर्ट गैसेस के कंपाउंड्स नहीं बनते। यदि इनर्ट गैसेस के कंपाउंड्स बनते हैं, इसका मतलब है कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, लाइक नोबल मेटल्स के जैसे। इसीलिए इनको हम इनर्ट गैसेस नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे क्या, नोबल गैसेस। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इनर्ट गैसेस नहीं कहेंगे। क्यों, इसका रीजन क्या है, लो रिएक्टिविटी लाइक नोबल मेटल्स। गोल्ड और प्लेटिनम की तरह इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए हम इनके लिए भी क्या वर्ड यूज करेंगे, नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस का यूज नहीं करेंगे। है कौन कौन हमारे पास, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको याद कराया था, हनी अगर कर, 0 रन, यहां तक तो ठीक है हमारे पास। अगला जो हमारे पास एलिमेंट है वो है ऑग्निसन। ऑग्निसन का जो सिंबल है वो OG है और इसका एटॉमिक नंबर 118 है। ये ठीक रेडोन के बाद वाला एलिमेंट है। ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये सिंथेटिक एलिमेंट है। इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। अब आते हैं इनकी अकरेंस, कौन कहां हमें मिलता है। तो फर्स्ट आते हैं, जितनी भी नोबल गैसेज है वो सारी क्या है, इनर्ट गैसेज है या नॉन रिएक्टिव है। यदि वो रिएक्शंस नहीं करेगी, इसका मतलब हमें वो कैसे मिलेगी, फ्री स्टेट में मिलती है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है,
ड्यू टू इनर्ट नेचर्स ऑफ नोबल गैसेस दे ऑलवेज अकर इन फ्री स्टेट। सेकंड हमारे पास क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है, सेकंड लास्ट रेडॉन, इसकी केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ने वाले हैं तो मैं रेडॉन को लास्ट मान लेता हूं। रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता, हवा के अंदर। बाकी जितने भी नोबल गैसेज है वो सारी की सारी हमें कहाँ मिल जाती है, एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। और एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज है, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और बाकी जो बची हुई है उनमें से 1% कौन है, 1% हमारे पास इनर्ट गैसेज है। तो क्या है हमारे पास, एक्सेप्ट रेडॉन ऑल अदर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा हमें। टोटल परसेंटेज ऑफ ड्राई एयर, ड्राई एयर का मतलब है कि जो वाटर कंटेंट है, जो मॉइस्चर है, उसको निकालने के बाद जो एयर बचती है हमारे पास है उसमें 1% बाय वॉल्यूम कौन है, इनर्ट गैसेज है। और इस 1% में भी हाई मेजर कंपोनेंट किसका है, आर्गन का है। आर्गन कितना मिलता है, 1% में से 0.93% केवल कौन है, आर्गन नोबल गैस है। तो बाकी कितनी बची हमारे पास, 0.07% कौन है, अदर नोबल गैसेज है। तो मेजर कंपोनेंट किसका है, आर्गन का है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि थर्ड लार्जेस्ट गैस कौन सी मिलती है एटमॉस्फेयर में, तो ध्यान रखना उसका आंसर आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब चलते हम लोग अगला, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो हीलियम हमें मिलती है, हीलियम जो हमें मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है, नेचुरल गैस से मिलती है। और नेचुरल गैस में क्या है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन और साथ में कौन है, हीलियम है। तो मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम कौन है, नेचुरल गैस है। और इस नेचुरल गैस में हमें हीलियम के अलावा और कौन कौन मिलता है, हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और H2S है। और इसके अलावा कौन है, हीलियम है। अब इसमें से हीलियम को हम कैसे सेपरेट करते हैं, सबसे आसान तरीका है, इस पूरी नेचुरल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करो। क्या काम करना होगा, टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। जब ये सारी नेचुरल गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसमें से केवल हीलियम एक ऐसी होगी जो गैसियस फॉर्म में ही रहेगी, हीलियम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो सारी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, केवल गैस फॉर्म में कौन बची हुई है हमारे पास, अब हीलियम बची हुई है। और हीलियम को जब हम गैस फॉर्म से अलग करेंगे तो इसमें 2% कौन आ जाती है, साथ में नाइट्रोजन आ जाती है। तो अब हमारे पास जो है वो कौन है, हीलियम प्लस 2%, 98% हीलियम प्लस 2% कौन आ गई है, नाइट्रोजन गैस आ गई है। और यहां से इस नाइट्रोजन गैस को रिमूव करना है तो हम क्या काम करें, यहां पर क्या रख दें, एक्टिवेटेड चारकोल रख दें। एक्टिवेटेड चारकोल क्या काम करता है, हीलियम गैस को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा। पीछे कौन बच गई, नाइट्रोजन। तो हमने क्या काम किया, नेचुरल गैस से किसको सेपरेट कर लिया है, हीलियम को। मेन हो गया हमारे पास यहाँ देखें, इसको किस में चेंज करें, लिक्विड में। तो एक्सेप्ट हीलियम ऑल अदर गैसेस कन्वर्टेड इन लिक्विड, बाकी सब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें जो हीलियम गैस मिलेगी इसमें क्या है, 2% नाइट्रोजन रहेगा। तो इस 2% नाइट्रोजन को हमें रिमूव करना है तो क्या काम करें, हीलियम गैस एड्सॉर्ब्ड है, एब्सॉर्ब्ड नहीं है, एड्सॉर्ब्ड बाय एक्टिवेटेड चारकोल। हीलियम गैस चारकोल पे एड्सॉर्ब हो गई तो पीछे कौन बच गई हमारे पास, नाइट्रोजन गैस बच गई। तो ये क्या हो गया, हीलियम को हम कैसे सेपरेट करते हैं एटमॉस्फेयर से या नेचुरल गैस से। अब आते हैं लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि बहुत सारी जो इनर्ट गैसेस है वो बनती कैसे है। जैसे आर्गन एयर में कितनी है, 0.93% है। कहाँ से आई ये, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उनमें से मैक्सिमम न्यूक्लियर केमिस्ट्री से बनती है या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के समय प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग, आर्गन कैसे बनती है। आर्गन बनती है, जो पोटेशियम होता है जब उसके साथ पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। जब पोटेशियम एक पॉजिट्रॉन कैप्चर कर लेता है तो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है उसकी रिएक्शंस, ये रही हमारे पास, ये कौन है, ये पोटेशियम है और ये सिंबल किसका है, ये पॉजिट्रॉन का है। यह -1,
E0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 19 क्या है एटॉमिक नंबर और ये 40 क्या है मास नंबर। -1 का मतलब है 19 में से 1 को माइनस करना है, तो कितना आएगा इधर 18, और यहाँ 0 है और यहाँ 40, 40 + 0 40 आ जाएगा। तो ये किसका प्रिपरेशन हो गया है, आर्गन का। याद रखना आर्गन गैस का प्रिपरेशन किससे होता है, पोटेशियम जब एक पॉजिट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तब आर्गन का प्रिपरेशन होता है। ऐसे ही जो रेडॉन है वो भी किससे बनती है, वो रेडियम से बनती है। रेडियम क्या काम करता है, रेडियम एक अल्फा पार्टिकल्स को, ये जो है ये हीलियम नहीं है, ये अल्फा पार्टिकल है। ये सारी आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगी जब आप पढ़ेंगे, जब रेडियम एक अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये पार्टिकल्स रिलीज करता रहता है, तो जो रेडियम जब अल्फा पार्टिकल्स रिलीज कर देगा, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब एटॉमिक नंबर 2 कम कर दो यहां से और मास को 4 कम कर दो, यहां से कौन बाहर निकल गया, 2He4 बाहर निकल गया, तो यहां एटॉमिक नंबर कितना है 86, तो यहां कितना हो जाएगा 88, तो यहां कितना हो जाएगा 86, क्योंकि 2 नंबर तो बाहर रिलीज हो गए हैं। यहाँ मास कितना था 226, तो यहाँ कितना हो जाएगा 222 और 4 यहाँ बाहर रिलीज हो गया, तो ये क्या बन गई है हमारे पास, रेडॉन बन गई है। और जो लास्ट हमारी कौन सी थी इनर्ट गैसेज 118, क्या नाम था उसका, ऑग्निसन। ऑग्निसन जो बनती है वो 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास F ब्लॉक का है, नाम है कैलिफोर्नियम, Kf उसका सिंबल है, कैलिफोर्नियम है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, कैल्शियम के एक आइसोटोप के साथ। क्यों, क्योंकि इसका मास 48 है, रियल में कैल्शियम का मास तो 40 है, ये कैल्शियम का एक आइसोटोप है। इन दोनों के बीच क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी, इन दोनों को ऐड कर दो। न्यूक्लियर रिएक्शंस होने के बाद 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, न्यूट्रॉन का मतलब 3 मास कम हो जाएगा। इन दोनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ दो, 98 और 20 118, इन दोनों के मास को जोड़ो तो कितना आएगा हमारे पास 296 आएगा, 297, और 297 में से कितने न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं 3, तो यहां से मास जो है ये 0n1 है, तो 0 यहां तो कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि यहां तो 0 आ रहा है, लेकिन वो जो टॉप है जो मास नंबर है ऐसे ऐसे 3 रिलीज हुए हैं, तो मास नंबर इन दोनों के टोटल में से 3 यूनिट कम हो जाएगी, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 297, 297 में से 3 यूनिट कम कर दो तो 294। ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 118 वाला एलिमेंट, जिसका नाम क्या है, ऑग्निसन है। तो क्या खत्म हुई हमारे पास, इनर्ट गैसेस की अकरेंस। अब हम कहाँ चलते हैं, इनर्ट गैसेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। तो मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, और हम चल रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनर्ट गैसेस पे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबको मालूम है, 10th क्लास में भी आपके था। क्या होगा, NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हम कहां चल रहे हैं, आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए हैं। किसके हैं, क्या लिखूं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। फर्स्ट हमारे पास क्या है इसका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा, आसान है, एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर। हीलियम का क्या है 1s2 है, हीलियम का यही याद रखना। बाकी सबका क्या होगा NS2 NP6, जहां n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। ये इनका क्या हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये कैसा है, स्टेबल है, क्योंकि इनमें क्या है, ऑक्टेट कैसा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी ये स्टेबल है। अब चलते हैं हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियाई। काम का कंसेप्ट है बच्चों, एटॉमिक रेडियाई।
जनरली हम जब एटॉमिक रेडियाई निकालते हैं तब जैसे हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से निकालते हैं। दो हाइड्रोजन, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं। दो हाइड्रोजन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड प्लस कोवेलेंट। हमने इन दोनों के न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दिया, तो ये क्या हो गई, इसकी एटॉमिक रेडियस हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो नोबल गैसेस हैं वो इस तरह के मॉलिक्यूल नहीं बनाते। तो अब नोबल गैसेस की एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करते हैं, तो नोबल गैसेस में मान लो ये हीलियम है और इसके साथ कोई दूसरा हीलियम बॉन्डेड नहीं होगा, इसके ठीक पास में ये दूसरा हीलियम है और ये दोनों कैसे हैं, नॉन बॉन्डेड है। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो इन दोनों हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो हम इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं। और ये जो रियल में ये जो बॉन्ड लेंथ है इसे हम कहते हैं वांडरवाल। इस बॉन्ड का नाम है वांडरवाल बॉन्ड, जो किनके बीच बनता है, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच बनता है। और इस वांडरवाल बॉन्ड है ये, और इसका यदि मैं हाफ कर दूं, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की डिस्टेंस के बीच का हाफ, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं वांडरवाल रेडियस। और बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो एटॉमिक रेडियस है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी तो मॉलिक्यूल से मेजर होती है। दो एटम जब शेयरिंग हो चुके हैं तो उनके बीच उस बॉन्ड का लेंथ का हाफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ वांडरवाल रेडियस मेजर होती है। तो हम हल्का सा दिमाग लगाएं इधर कि यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो वांडरवाल रेडियस मेजर होती है इनर्ट गैसेस की। तो क्या होगा, इन ए पीरियड द एटॉमिक रेडियस ऑफ noble gases is highest रेडियस इन्हीं की है। क्यों है, because this radius is वांडरवाल रेडियस। ये वांडरवाल रेडियस है। अच्छा, वांडरवाल रेडियस क्यों है, बिकॉज इनर्ट, फिर लिख दिया इनर्ट, नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल बनाती ही नहीं है, तो इसके सिंगल एटम को ही हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूल कह देते हैं। ये तीनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। फर्स्ट क्या है, किसी भी पीरियड में चले जाएं, पेरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में चले जाएं, तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी होती है, इनर्ट गैसेस की होती है। सेकंड आया, क्यों होती है, क्योंकि इनर्ट गैसेस की कोवेलेंट रेडियस मेजर नहीं होती है, उनकी वांडरवाल रेडियस मेजर होती है। थर्ड हमारे पास क्या है, कोवेलेंट रेडियस क्यों मेजर नहीं होती है, क्योंकि इनर्ट गैसेस कोवेलेंट मॉलिक्यूल नहीं बनाते। जैसे H2 बनाता है वैसे ही AR2 नहीं बनाएगा। खत्म क्या हुई, इनकी एटॉमिक रेडियस। फिर कॉमन कंसेप्ट क्या लगेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे। ये तो हमारे पास पीरियड में हो गया, सबसे बड़ी होती है। तो यदि हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप नंबर 18 में कहां से कहां आ जाएं, डाउन द ग्रुप आ जाएं, हम टॉप टू बॉटम आ जाएं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। दो रीजन है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और एडिशन ऑफ न्यू सेल। हर बार एक नया सेल जुड़ता जाएगा। जैसे हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन वो 1s2 है, हीलियम के ठीक बाद नियोन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ तो केवल एक ही सेल था, ये यहाँ दो सेल हैं। तो जो ही सेल ऐड हो जाएगा तो इनकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या खत्म हुई, एटॉमिक रेडियस। अगला हमारे पास क्या है,
थर्ड प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों मैं। थर्ड हमारे पास है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? वो एनर्जी की वैल्यू है जो हमें चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंबल क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी का? आयनाइजेशन एंथैल्पी सिंबल है डेल आई एच। क्या है डेफिनेशन? ध्यान रखना बच्चों, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल of an isolated and gaseous atom। ये इसकी डेफिनेशन है। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और वो एटम कौन सी फिजिकल स्टेट में होना चाहिए? गैस में। वो गैस में होगा तो नॉर्मली है कि वो आइसोलेट भी होगा। अब आते हैं यहाँ पर इनर्ट गैसेस कैसे हैं। ये बाहर का सेल हीलियम में यहाँ 2 है, नियोन में यहाँ 8 है, यानी कैसा है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सब में क्या कंप्लीट है? हीलियम में डुप्लेट है, बाकी सबका क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है अदर में। तो ये कैसा है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस कंडीशन में कोई भी नोबल गैस क्या चाहेगी कि उसका वैलेंस शेल का बाहर का इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो। और जब रिमूव वो नहीं चाह रही है और हम चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? वेरी हाई है। इन सब की जो डेल आई एच है वो कैसी है? वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा है। क्यों है? ये इसका रीज़न है। खत्म क्या हुई? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब किस पे आ जाते हैं हम लोग? फोर्थ नंबर हमारे पास कौन है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड। तो इसकी भी क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां दोनों टर्म आएगी, रिलीज्ड और रिक्वायर्ड। रिलीज्ड और रिक्वायर्ड टू एड ए इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। यहाँ क्या है? इसका ठीक रिवर्स है। यहाँ तो हमें वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते थे, यहाँ क्या होगा? जब बाहर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उस समय जो एनर्जी में चेंजेस होगा। सेम कंसेप्ट क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम में डुप्लेट है, बाकी सब में ऑक्टेट कंप्लीट है। इसलिए कोई भी नोबल गैसेस क्या नहीं चाहेगी कि उसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। तो क्या होगा? आप ऐड करने की ट्राई करोगे तो क्या होगा? या तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, या क्या है? पॉजिटिव है। इसीलिए इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड भी नहीं होगा। या तो 0 है या कैसी है? पॉजिटिव है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रीज़न रहा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा है और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव में ज़्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं? दोनों एंथैल्पी पॉजिटिव में ज़्यादा है। हमारे पास कौन सी हो गई? फोर्थ प्रॉपर्टी। अब चलते हैं लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वहां बच्चों क्वेश्चंस बनता है, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। क्वेश्चंस क्या बनता है कि जो नोबल गैसेज है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम क्यों है? तो वो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। फिफ्थ और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर आ जाएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो हमारे पास लास्ट क्या है?
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट यहां पॉइंट लिखता हूं, क्या है? नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक, फर्स्ट मोनो एटॉमिक, सेकंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तो कहा है लेकिन कैसे हैं? मोनो एटॉमिक, प्लस साथ में क्या है? नॉन पोलर है। ये काम का वर्ड है, नॉन पोलर है। और जब नॉन पोलर कोई होते हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शंस लगता है उसका नाम होता है डिस्पर्जन फोर्स। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है इसका? ड्यू टू नॉन पोलर इन नेचर, वीक dispersion force work between noble gases. Third point, due to this weak force the boiling point and melting point of noble gases are very low, या the physical state of noble gases are gases। तो दो टर्म है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? इसका रीजन क्या है कि इनके बीच वीक डिस्पर्जन फोर्स वर्क करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये नॉन पोलर है। फर्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गया। सेकंड आता है कि जो नोबल गैसेज है वो गैसेज गैसियस नेचर्स में हमें क्यों मिलती है, लिक्विड या सॉलिड में क्यों नहीं मिलती? तो इसका रीजन क्या है कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत वीक है, इसीलिए कौन सी फिजिकल स्टेट में मिलेगी हमें? ये गैस में मिलेगी। थर्ड इसमें एक और है कि हीलियम, हीलियम एक ऐसी गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितनी भी हमें गैसेज मालूम है उनमें सबसे कम है। और कितना है? 4.2 केल्विन। हीलियम एक ऐसी गैस है, जितनी भी गैसेस हमें मालूम है उसमें सबसे कम इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। क्या खत्म हुई? फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में अब थोड़ा बहुत इसमें क्या है कि हमें मालूम है, क्या है वो? कि ये सारी की सारी यहीं जोड़ देता हूं मैं फोर्थ में, ये सारी की सारी क्या है? कलरलेस हैं। और क्या है? ऑर्डरलेस हैं। और क्या है? मोनो एटॉमिक है। और इन तीनों के साथ में क्या जोड़ दूं? ये गैस है सब की सब। और थोड़ी बहुत क्या है? फिफ्थ यहीं जोड़ देता हूं, थोड़ी यहां जोड़ देता हूं। थोड़ी बहुत किसमें डिसॉल्व होती है? स्प्रिंगली, बहुत कम सोल्यूबल इन वाटर, बहुत कम किसमें घुलती है? ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती। तभी हमने क्या नहीं लिखा? स्लाइटली नहीं लिखा, स्प्रिंगली लिखा है। बहुत कम पानी में डिसॉल्व होती है। क्या खत्म हो गई हमारे पास? नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब कहाँ जाते हैं? नोबल गैसेस के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इनके कंपाउंड्स का प्रिपरेशन। तो हम शुरू करते हैं। अगला हमारे पास इनर्ट गैसेस की, नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। अभी तो केवल फिजिकल खत्म हो गई हमारे पास। अब नोबल गैसेस रिएक्शंस करके कंपाउंड बनाती है, ये सबसे पहले कैसे मालूम चला और किसने पता चलाया, किसने पता लगाया? इससे पहले हमें क्या मालूम था कि नोबल गैसेस वो हैं जो आपस में जो नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, रिएक्शंस नहीं करती। लेकिन किसने? यहां आते हैं। फर्स्ट हम लोग पॉइंट क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास है। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है केमिकल में? ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो क्या लिखें? नोबल गैसेज आर वेरी लेस रिएक्टिव।
नोबल गैसेज आर वेरी लेस रिएक्टिव। यदि क्वेश्चन से आ जाए कि ये बहुत कम रिएक्टिव क्यों है, तो इसके 3 रीज़न है। फर्स्ट क्या है, इनका जो ऑक्टेट है, क्या लिख दूं मैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका फर्स्ट रीज़न है। स्टेबल के आगे हम क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे डुप्लेट या लिखेंगे ऑक्टेट। सेकंड हमारे पास क्या है, बी, इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। सी क्या लिखेंगे, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो 0 है या पॉजिटिव है। ये 3 रीज़न हैं नोबल गैसेस के बहुत कम रिएक्टिव होने के। ध्यान रखना, हम मैक्सिमम क्या करते हैं, यही लिख के आ जाते हैं। हमें लगता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या डुप्लेट कंप्लीट है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है। हमें साथ में 2 पॉइंट और मेंशन करने होंगे। अब आते हैं, जब इतनी लेस रिएक्टिव है तो इसके कंपाउंड किसने बनाए और कैसे बनाए, तो साइंटिस्ट का नेम है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नील बार्टलेट ने। साइंटिस्ट का नेम हमारे पास क्या है, नील बार्टलेट। 1962 में क्या काम कर रहे थे ये, और क्या था इसमें, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, बहुत बढ़िया क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या कर सकता है कि इस O2 को, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, इसको O2 से O2+ और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज कर सकता है। कौन, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर सकता है। या मैं कह दूं कि इन दोनों की रिएक्शंस करा दी जाए, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की ऑक्सीजन के साथ, तो ये रिएक्शंस हो जाती है और एक रेड कलर का सॉलिड कंपाउंड बनता है, ऑक्सोनियम प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। यहां पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरह का कंपाउंड बनता है। ये रिएक्शंस हो गई। तो इससे क्या मालूम चला इनर्ट गैसेस के बारे में। अब आ रहे हैं 2 मेन पॉइंट, और वहीं से आइडिया मिला किसको, नील बार्टलेट को। क्या आइडिया मिला कि क्या जिनोन के कंपाउंड क्यों नहीं बन सकते, तो क्या वो 2 कंडीशंस थी जो इस रिएक्शन से उसको हिंट मिली। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, इसे रिमूव कर रहा हूं। 2 मेन पॉइंट है यहां पर। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मत लिख के आ जाना, फर्स्ट क्या है, द आयनाइजेशन, द del IH ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट सेम एज जिनोन। यानी जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, उतनी ही एनर्जी यदि हम जिनोन को सप्लाई कर दें तो उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और यदि ये कंपाउंड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, तो ये कंपाउंड जिनोन से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, क्योंकि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की O2 के साथ रिएक्शंस हो जाती है, तो इस कंपाउंड की जिनोन के साथ भी रिएक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों का मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम है। क्या क्या है, जिनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 1170 किलो जूल पर मोल। ये जिनोन की है। क्या है ये, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। और यहां क्या लिखूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसकी है 1175 किलो जूल पर मोल। तो लगभग दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, सेम है। दूसरा पॉइंट उसे क्या मिला बार्टलेट को, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है
द एटॉमिक रेडियस of xenon and molecular radius of O2 is also similar। ये भी लगभग सेम थी। वो कितनी थी, दोनों की कितनी वैल्यू है, 0.4 एंगस्ट्रम, 4 एंगस्ट्रम यानी लगभग 40 नैनोमीटर। तो दो रीजन ऐसे थे जो क्या कह रहे थे, बार्टलेट क्या सोच रहा था कि यदि ये दोनों चीजें जीनोन और ऑक्सीजन की सेम है, मोलिकुलर ऑक्सीजन की, तो जिस तरह से मोलिकुलर ऑक्सीजन रिएक्शंस करेगी, जिस कंडीशंस में करेगी, उस कंडीशन में जीनोन भी करना चाहिए। और यही हुआ। क्या हुआ, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन जीनोन से करवाई गई और रिएक्शंस हो गई और क्या बना, जीनोन का ये कंपाउंड बन गया, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, बिल्कुल वैसे ही बना जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस हुई थी। और बाद में मालूम चला कि ये कंपाउंड रियल में रहता कैसे है। तो इसका जो कलर था वो था ऑरेंज येलो, ये भी सॉलिड है। और बाद में मालूम चला कि ये जो रहता है, इसके दो मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे होके रहते हैं। ये HCF पे पॉजिटिव है और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, प्लेटिनम के 2 और F के 2 को जोड़ोगे तो 12 होते हैं, फर्स्ट के 6, सेकंड के 6, लेकिन एक F यहाँ आ गया है तो यहाँ कितने होंगे, 11, ये माइनस। ये कंपाउंड इस तरह से रहता है। इसका कलर क्या है, ऑरेंज येलो कलर का सॉलिड है। तो फर्स्ट टाइम क्या मालूम चला कि जीनोन भी रिएक्शंस करता है और इसीलिए इनको क्या नहीं कहा जाता है, इनर्ट गैसेस, क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। और यहीं से एक आइडिया मिला कि इनर्ट गैसेस की रिएक्टिविटी बहुत कम है। अब इसके अलावा आते हैं हम लोग इनर्ट गैसेस में, हमारे पास कौन कौन सी इनर्ट गैसेस है और कौन कौन सी की केमिस्ट्री में मालूम है। तो हनी, अगर, कर, जीरो, रन, इन तीनों के, शुरू के तीनों की केमिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है अभी तक। इनका कोई भी हमें कंपाउंड नहीं मिला है। हीलियम, नियोन, आर्गन। क्रिप्टोन का एक कंपाउंड है हमारे पास, क्रिप्टोन डाइफ्लोराइड, KrF2। जीनोन के बहुत सारे कंपाउंड है, XCF2, XCF6, XCF4 और भी बहुत सारे हैं। रेडोन का के ज़्यादा कंपाउंड नहीं मालूम है, एक कंपाउंड का मालूम चला है, उसकी केमिस्ट्री की ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। रीज़न क्या है, ये रेडियो एक्टिव है। केवल मालूम चला है RnF2 का, इसको आइसोलेट भी नहीं किया गया है। इसको आइसोलेट कर लिया, इसकी बहुत सारी केमिस्ट्री की स्टडी हो गई है और जीनोन के कंपाउंड की केमिस्ट्री हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हुई कि क्यों जीनोन रिएक्शंस कर रहा है, कैसे आइडिया चला, ये उसकी थ्योरी थी। अब हम चलते हैं जीनोन के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। टॉपिक का नेम क्या अगला, कंपाउंड्स ऑफ जीनोन। तो हमारे सिलेबस में जीनोन के फ्लोराइड्स का प्रिपरेशन है, तो टॉपिक का नाम क्या डाल देंगे, फ्लोराइड ऑफ जीनोन। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, उनका प्रिपरेशन। टॉपिक का नेम क्या डाल दें, जीनोन फ्लोराइड, XEF, यहां X लगा देता हूं। तो कौन कौन से हमारे पास है जीनोन के फ्लोराइड में, फर्स्ट हम पढ़ते हैं इनका प्रिपरेशन है, कौन कौन से, यहां X हटा देता हूं। XCF2 है, XCF4 है और XEF6 है। ये तीनों जीनोन के फ्लोराइड हमारे सिलेबस में है। तो फर्स्ट हम क्या पढ़े, इन तीनों का प्रिपरेशन। सिंपल सा है, जीनोन की रिएक्शन F2 से करवा दो। यहाँ इसका रेशियो डबल होना चाहिए, 2:1 से होना चाहिए, यानी जीनोन की क्वांटिटी F2 से डबल होनी चाहिए। कंडीशंस क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए 673 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार प्रेशर होना चाहिए और निकल वेसल्स में ये रिएक्शंस होगी, निकल का वेसल्स चाहिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, XCF2 बन जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है, यदि आपको XEF4 बनाना है तो इनका रेशियो चाहिए 1:5,
ये जितनी है उसका 5 टाइम कौन चाहिए हमें, F2 चाहिए। कंडीशंस लगभग सेम ही है, 6 की जगह 873 केल्विन टेम्परेचर होगा। निकल वेसल्स नहीं चाहिए यहाँ पर, टेम्परेचर 1 बार की जगह 6 से 7 बार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, XeF4। थर्ड आते हैं हम किस पे आ जाते हैं, XeF6 बनाना हो तो बनेगा तीनों इन्हीं से ही, जीनोन प्लस फ्लोरीन की रिएक्शन से। यहाँ रेशियो होगा 1:20। तो जीनोन 1 है तो इसका रेशियो क्या चाहिए हमें, 20 चाहिए। यहाँ टेम्परेचर जितना फर्स्ट में था उससे 100 और कम कर दो, 573 केल्विन। लेकिन प्रेशर जो यहाँ था उससे 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, 60 से 70 बार। क्या बन जाएगी, XeF6। XeF6 बनाने का एक और मेथड हमारे पास है, XeF4 से की रिएक्शन फ्लोरीनेटिंग एजेंट O2F2 से करा दो, तो दोनों F XeF में जोड़ दो। क्या बन जाएगा, XeF6 प्लस क्या बन गया हमारे पास, O2 बन गई। तो क्या हो गए ये सारे, ये जीनोन के कंपाउंड्स के फ्लोराइड की प्रिपरेशंस हो गई है। अब हम चलते हैं, इनमें कुछ इनकी एक दो रिएक्शंस है, उनके बारे में हम लोग एक बार लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इनका हाइड्रोलाइसिस। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब मैं क्या पढ़ रहे हैं, ये ही ग्रुप नंबर 18 बहुत छोटा ग्रुप है, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेटली, और छोटा ग्रुप है तो लगभग कहां से आते हैं, इन्हीं के प्रिपरेशन से या हाइड्रोलाइसिस से क्वेश्चंस आते हैं। इसको रिमूव कर रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं अगला XeF2, XeF6 और XeF4 का हाइड्रोलाइसिस। तो टॉपिक का नेम हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF2, XeF4 और XeF6, इनका हाइड्रोलाइसिस। तो फर्स्ट आ जाते हैं XeF2 का हाइड्रोलाइसिस। बहुत आसान रिएक्शंस है, तो XeF2 लिख दो, साथ में एक H2O लिख दो। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं। क्या होगा, जीनोन बाहर निकल जाएगा, जीनोन अलग हो गया, ये F इस H के साथ रिएक्शंस कर लेगा, तो एक क्या बन जाएगा, HF, जीनोन अलग और O2 अलग। तो क्या बना, जीनोन, HF और O2। खत्म हो गई रिएक्शंस। अब हम लोग हमारे हिसाब से इसे बैलेंस कर लेंगे। किसके साथ आ जाए, अब XeF4 के साथ आ जाए। लगभग मिलती जुलती रिएक्शन है, यह है XeF4 का हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा, यहां पर भी H2O लिखो। सेम 3 प्रोडक्ट बनेंगे जो XeF2 के साथ बने हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनेगा, Xe बनेगा, HF बनेगा, O2 बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, XeO3। ये सॉलिड है और ये एक्सप्लोजिव है क्योंकि ये अनस्टेबल है। सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ये एक्सप्लोजिव है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जीनोन बन गया, HF बन गया, O2 बन गया, साथ में क्या बनेगा, जीनोन ट्राईऑक्साइड। अब आते हैं XeF6 का हाइड्रोलाइसिस, ये काम का है। जीनोन हेक्साफ्लोराइड का जो हाइड्रोलाइसिस है उसमें 2 तरह का हाइड्रोलाइसिस है। फर्स्ट कहलाता है इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। उसमें क्या होगा, XeF6 की रिएक्शन वाटर के 1 मॉलिक्यूल के साथ होगी। यहां कॉफिशिएंट 1 होगा, यानी H2O का 1 मॉलिक्यूल होगा। यहां H2O में कितने H हो गए, 2, तो 2H और 2F, क्या बना, 2HF। अब इस O को, जो H2O के दोनों H तो यूज आ गए, 2F यूज आ गए, इस O को X और बाकी जो बचे हुए F है इनके बीच में लिख दो। तो एक तरफ क्या आएगा, जीनोन, बीच में ये O आ गया, F कितने बचे हैं, 4, ये हो गया XeOF4, जीनोन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड। 2 ही बनेंगे हमारे पास। सेकंड में क्या होगा, XeF6 प्लस 2H2O। सेम रिएक्शन जैसे यहां हुई थी। यहां कितने हाइड्रोजन है, H कितने हैं, 1 वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो 4 हाइड्रोजन और 4F क्या बना,
4HF। अब जो यहाँ 2 ऑक्सीजन बच जाएगी, पहले वाटर की A को, दूसरे वाटर की भी A को, उन दोनों को इन दोनों के बीच में लिख दो O2 करके, तो क्या बनेगा अगला कंपाउंड XeO2F2। ये कहलाता है इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। अगला क्या है इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट में क्या होगा XeF6 की वाटर के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस होगी, और वाटर के 3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो हाइड्रोजन के 6 एटम और फ्लोरीन के ये 6 एटम क्या बन जाएगा 6HF। अब क्या बचा, इधर जिनोन बचा, इधर क्या बची 3 ऑक्सीजन, तो जिनोन ट्राईऑक्साइड ये यहाँ भी बना था, और ये XeF4 के हाइड्रोलाइसिस में भी बना था। ये क्या है सॉलिड है और एक्सप्लोजिव है। अब इसमें एक और चीज जो मेन काम की चीज है वो क्या है, यहाँ जिनोन पे चार्ज क्या है +2 और यहाँ क्या है 0, तो जिनोन का क्या हो गया है, जिनोन का रिडक्शन हुआ है। यहाँ चार्ज क्या है +4, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या हुआ रिडक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ चार्ज क्या है +6, तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड का जो हाइड्रोलाइसिस है वो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है। रिडक्शंस भी हुआ, +4 से 0 रिडक्शंस हुआ, +4 से +6 क्या हो गया ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन जिनोन हेक्साफ्लोराइड के जो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शंस है उसमें जिनोन का ना तो रिडक्शन होता है ना ही ऑक्सीडेशन होता है। जिनोन हेक्साफ्लोराइड में जिनोन पे चार्ज +6 है, तो यहाँ पर भी जो चार्ज है वो +6, यहाँ +6, तो यहाँ पर भी +6, यहाँ +6, तो यहाँ पर भी चार्ज क्या है +6 है। और यही क्वेश्चंस काम का है कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में किसी का भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ध्यान रखना बच्चों। अब लास्ट एक केमिकल प्रॉपर्टी है और वो है ट्रांसफर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन डोनर और फ्लोरीन एक्सेप्टर। तो इसको बच्चों रिमूव कर रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन। यहाँ से बहुत बार बच्चों क्वेश्चंस आता है, बहुत बार आता है। तो अगला हम क्या चलते हैं रिएक्शन विथ F डोनर, इसे रिमूव कर देता हूँ। लास्ट केमिकल रिएक्शन है, उसके बाद केवल स्ट्रक्चर्स है और उसके बाद ग्रुप नंबर 18 खत्म, P ब्लॉक खत्म बच्चों हमारा। तो क्या हमारे पास है लास्ट नंबर जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ F डोनर ऑब्लिक F एक्सेप्टर, इनके साथ इनकी रिएक्शंस। तो फर्स्ट आते हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड की, जिसके पास जिनोन का वो कंपाउंड जिसमें पहले से फ्लोराइड ज़्यादा है वो क्या काम करता है एल्कली मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शंस करता है, और यहाँ का जो F माइनस है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई है फ्लोरीन एक्सेप्टर की है। यहाँ क्या काम करेगा फ्लोरीन ये एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनेगा एक आयोनिक कंपाउंड। रिएक्शन कैसे होगी यहाँ देखें XeF6, यहाँ लिख देता हूँ NaF। यहाँ जो Na हो सकता है पोटेशियम हो सकता है रुबिडियम हो सकता है सीजियम, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये कंपाउंड है, ये F जो है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, F माइनस NaF से उस तरफ चला जाएगा, तो बनेगा क्या इधर Na बचा पॉजिटिव चार्ज वाला और इधर क्या बचा जिनोन F6 की जगह F7 और यहाँ चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये एक आयोनिक कंपाउंड्स बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस कौन सी हुई है ये पूछी गई है बच्चों एक बार, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ एल्कली मेटल फ्लोराइड है और ये फ्लोराइड जो है एल्कली मेटल के ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करेंगे, ये फ्लोरीन जोड़ने का काम कर रहे हैं। XeF6 में फ्लोरीन जुड़ जाएगी और यहाँ XeF6 किसका काम कर रहा है एक्सेप्टर का काम कर रहा है। सेकेंड हमारे पास कौन सी है वहाँ रिएक्शन कौन करेगा XeF2 करेगा। देखो जिसके पास F ज्यादा है वो और F ले लेगा, याद रखने का तरीका, और जिसके पास F कम है
वो F अपना दे देगा। किसको देगा? यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 के जो फ्लोराइड है, जैसे PF5, एंटीमनी F5, इनके साथ ये रिएक्शंस करेगा। ग्रुप नंबर 15 के जो फ्लोराइड है उनके साथ ये रिएक्शंस करेगा। नाइट्रोजन तो PNF5 बनाएगा नहीं, उसकी वैलेंसी एक्सपांड नहीं हो सकती, और यहाँ की एक F माइनस यहाँ आ जाएगी, तो पीछे क्या बचेगा? एक F बचेगा। तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा? आयोनिक कंपाउंड बनेगा। अब इसकी रिएक्शन लिख देते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ XeF2, यहाँ PF5, क्या बनेगा? एक F माइनस को यहाँ ट्रांसफर करो, तो XeF पॉजिटिव, और यहाँ बन जाएगा PF6 नेगेटिव। ये क्या हो गई? यहाँ पर XeF2 किसका काम कर रहा है? डोनर का, फ्लोराइड डोनर का, और यहाँ जो XeF6 किसका काम कर रहा था? फ्लोराइड एक्सेप्टर का काम कर रहा है। तो क्या खत्म हुई? ये दोनों रिएक्शन। और लास्ट हम कहाँ चलते हैं? इनकी स्ट्रक्चर्स। तो कौन कौन से कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स हमारे सिलेबस में हम लोग चेक करते हैं। मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ बच्चों। फ्लोरीन के तीनों हैलाइड, एक फ्लोरीन का ऑक्साइड, जिनोन के तीनों फ्लोराइड, और एक जिनोन का ऑक्साइड, और एक इन दोनों का मिक्सचर। XeF2 की स्ट्रक्चर है, XeF4 की है, XeF6 की है, एक XeO3 की है, और एक इन दोनों का मिक्सचर है, XeOF4। तो सबसे पहले हम किसकी पढ़ते हैं? XeF2 की स्ट्रक्चर। जल्दी से पता लगाओ, हमने चैप्टर का स्टार्टिंग भी इंटर हैलोजन कंपाउंड की स्ट्रक्चर से किया था। तो यहाँ जिनोन क्या है? सेंट्रल एटम है, इसके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं? तो सबसे पहले पता लगाओ, जिनोन क्या है? नोबल गैस है। नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। उन 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज आ गए हैं इन 2 F के साथ बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो जिनोन के यूज नहीं आए हैं? 8 में से 2 यूज आ गए, तो पीछे बचे 6 का मतलब 3 लोन पेयर। इन दोनों को मिलाओ तो क्या आंसर आया? 5। इसका मतलब XeF2 के हाइब्रिडाइजेशन में 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए होंगे। कौन? एक S, 3 P और एक D। तो ये तो क्या हो गया? जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन XeF2 में। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर। अब मैं क्या मानूं? सेंट्रल एटम को, जिनोन को क्या मानूं? A मानूं। तो जो बॉन्ड पेयर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? B। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 3। ये तीनों लोन पेयर नहीं होते, यदि ये तीनों E नहीं होते तो B होता, और B होता तो टाइप क्या होता? AB5 होता। कि मैं तीनों E की जगह 3 B लगा दूं तो 2 B यहाँ, 3 B यहाँ, AB5। और AB5 की स्ट्रक्चर्स क्या होती है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये हमें मालूम है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। किसकी स्ट्रक्चर है ये? AB5 की है। तो पहले हम क्या काम करें? ट्राइगोनल बायपिरामिडल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये ऐसे होगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ कौन है? A है। अब लेकिन XeF2 में तो क्या है? 3 तो क्या है? लोन पेयर है। और मैंने पहले भी बताया था कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल में लोन पेयर हमेशा कहाँ आते हैं? इन इक्विटोरियल बॉन्ड पे आते हैं। ये तीनों जो बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में है। इनको शो करने का तरीका यह है, ये है, इस तरह से इनको आप कनेक्ट कर दो, जिससे शो क्या हो जाए कि तीनों एक ही प्लेन में है। तो यहाँ कौन है? तीनों जगह पर इन तीनों B को हटा दो, और यहाँ क्या लगा दो? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। जहाँ भी लोन पेयर बनाओगे वहाँ ऐसी लो बना देना, ये इस तरह की लो। और जो ये लोन पेयर हैं ये स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होते। तो यहाँ कौन है? सेंटर में यहाँ जिनोन है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 लोन पेयर है, एक ऊपर F, एक नीचे F। तो इस तरह की स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो काउंट हो नहीं रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्स कैसी हो गई? इसकी लीनियर हो गई, एक ही लाइन में हो गई।
यहाँ कौन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं जिनोन। यहाँ कौन है, यहाँ F है। यहाँ भी कौन है, यहाँ भी F है। ये हो गई XeF2 की स्ट्रक्चर्स। लीनियर स्ट्रक्चर्स है, लोन पेयर जरूर लगाना, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। अब आते हैं इसका अगला, कौन है अगले में हमारे पास, अगला है XeF4 में आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या ढूंढें, जैसे हमने यहाँ ढूंढा, यहाँ जिनोन क्या है, ये क्या है, सेंट्रल एटम है। तो इसमें सबसे पहले क्या ढूंढें हम, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, ये सबसे पहला काम। जिनोन क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज आ गए हैं, 4f है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज आ गए हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4। जैसे ये बॉन्ड पेयर थे, ये 2 बॉन्ड पेयर थे यहाँ पर, तो मैं 2 बॉन्ड पेयर लिखा था। तो यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज आ गए जिनोन के, 4। कितने यूज नहीं आए, 4। 4 से कितने लोन पेयर बन जाएंगे, 2। ये 2। टोटल कितने हुए, 6। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, 6। 6 में से कौन कौन कूदा होगा, 1s, 3p और 2d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3d2। किसका है ये, इस जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन है। अब आते हैं किसका टाइप क्या है, तो A B। A कौन है, जिनोन। B कौन है, जितने बॉन्ड पेयर हैं उतने B हैं, तो ये B लगा दो इधर 4। E कौन है, लोन पेयर। E कितने हैं, 2 है। E नहीं होते तो B होते, और B होते तो टाइप क्या होता, AB6 होता। और AB6 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ये इस तरह से होगी। यहाँ जिनोन की जगह A लिख देता हूँ अभी, तो यहाँ B होगा, यहाँ B होगा, यहाँ B, यहाँ B, एक B ऊपर और एक B नीचे। ये है हमारे पास AB6 की स्ट्रक्चर। ये जो चारों B हैं ये एक ही प्लेन में है, एक B ऊपर है और एक B नीचे की तरफ है। ये है AB6 की स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है, 2 क्या है, लोन पेयर है, B तो 4 ही है। इस स्ट्रक्चर का नाम ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में जब भी लोन पेयर आएंगे वो एक्सियल बॉन्ड पे आते हैं, ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड में आएंगे। तो मैं क्या काम करूं, इस बी को हटा दूं, यहाँ क्या लिख दूं, लोन पेयर। इस बी को भी हटा दूं, यहाँ भी लोन पेयर। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर हैं XeF2 की स्ट्रक्चर में। यहाँ F लगा दूं, यहाँ भी F लगा दूं, यहाँ भी F, यहाँ भी F। और जब भी लोन पेयर बनाएंगे तब लोब बनाएंगे। यदि आपने ऊपर बनाया है तो ठीक है, इस तरह से लोन पेयर बन जाएगा। लेकिन जब आप नीचे बनाएंगे लोब, तो यहाँ डॉट 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 डॉट, इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ किसको लिख दूँ मैं, अब यहाँ लिख देता हूँ जिनोन को। तो क्या हुआ, जिनोन के जो चारों फ्लोरीन है, जिनोन के जो चारों फ्लोरीन है, जिनोन सेंटर में आ गया। यहाँ पर एक F, यहाँ दूसरा F, यहाँ तीसरा F, यहाँ चौथा F, यहाँ ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर। और लोन पेयर जो है वो स्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं होते हैं, शेप में काउंट नहीं होते हैं। तो ये चारों कहाँ पर हैं, एक ही प्लेन में है। और ये प्लेन का इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, प्लेनर, स्क्वायर शेप की बन रही है। तो नाम क्या हुआ इस स्ट्रक्चर का, स्क्वायर प्लेनर हुआ है। तो XeF2 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर है ये। तो खत्म क्या हो गई, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स आ गई। अब हम चलते हैं, हम अगले जो 3 मॉलिक्यूल है उनको हम चेक कर लेते हैं। तो अब मैं XeF4 के बाद हम अगली लेंगे XeOF4। इसको हम चेक करेंगे क्योंकि दोनों में F4 है और दोनों को याद रखना आसान है। तो चलते हैं XeOF4 में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। XeF4 के अंदर क्या है, यहाँ आ जाए। थर्ड हमारे पास है XeOF4। जिनोन क्या है, सेंट्रल एटम है। ये जो दोनों एटम हैं ये सेंट्रल से जुड़े हुए हैं। तो हम पहले क्या पता लगाएं, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। दिमाग लगाना बच्चों, जिनोन नोबल गैस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इस जिनोन के 4 इलेक्ट्रॉन ने इस फ्लोरीन के
4 एटम के साथ शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज आ गए। अब जिनोन के जो 4 बचे हुए हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन ने, याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनाया है। उस बॉन्ड को हम एक ही पेयर मानेंगे, हम डबल बॉन्ड में से उनको कंसीडर एक ही बॉन्ड पेयर में करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जिनोन के, 8 में से 4 तो यहां यूज आ गए, 2 यहां यूज आ गए, तो बचे कितने हुए हैं 2 का मतलब एक लोन पेयर है। लोन पेयर तो एक ही है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हो गए हैं 4 यहां। याद रखना O2 में जो 2 बॉन्ड बने हैं उनमें से हम बॉन्ड पेयर एक ही मानेंगे, सिग्मा बॉन्ड वाले को, पाई बॉन्ड वाले को नहीं मानेंगे। तो कितने हो गए, ये 5 हो गए हैं। और बच्चे यही गलती कराते हैं, बच्चे यहाँ 6 मेंशन कर देते हैं, यहाँ 6 नहीं आएंगे, यहाँ 5 आएंगे। एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था Z से निकालने वाला, वहां से आप गलती नहीं करोगे। Z से भी इतनी वैल्यू आनी चाहिए। कैसे निकाला था हम लोगों ने Z से फॉर्मूला 1/2, इसका निकाल रहे हैं जिनोन का। तो जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, प्लस इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितने नेगेटिव चार्ज हैं 0, प्लस इस पूरे मॉलिक्यूल में ऐसे कितने एटम जुड़े हुए हैं जो मोनो एटॉमिक हैं, जो मोनोवेलेंट है, जो एक बॉन्ड बनाते हैं। तो कितने हैं 4 हैं। कौन है वो, फ्लोरीन है। O तो डबल बॉन्ड बनाता, O 2 बॉन्ड बनाता, तो यहाँ O का नहीं आएगा। प्लस इस पूरे पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, वो माइनस होगा, तो 0 है। ऐड करो सबको, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 6। Z की वैल्यू क्या आई 6, और यहाँ भी कितनी आएगी 6 ही आएगी हमारे पास। 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब हुआ कि 6 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लिया है जिनोन के। 6 में कौन कौन होगा, 6 में हमारे पास होगा sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2 हो गया है। अब आते हैं यहाँ टाइप कौन सा है, AB5। जितने बॉन्ड पेयर होते हैं उतने ही B होते हैं, तो B5 हो गया। लोन पेयर कितना है, 1 है। E नहीं होता तो क्या होता, B होता। B होता तो टाइप क्या बनता, AB6। और AB6 में स्ट्रक्चर क्या होती, ऑक्टाहेड्रल। अभी हम लोगों ने बनाई थी, इस तरह की स्ट्रक्चर होती। यहाँ A, यहाँ B, 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 यहाँ भी B, और यहाँ भी B। अब क्या है, इसमें 5 तो B है, लेकिन रियल में 5 B नहीं है। 4 तो F है और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए हमने यहाँ 5 लिख दिया। और एक क्या है, लोन पेयर है। और लोन पेयर कहाँ आएगा, हमेशा एक्सियल बॉन्ड में आएगा, ऑक्टाहेड्रल में। तो यहाँ क्या लगा दूँ, लोन पेयर। यहाँ क्या लगा दूँ, एक F। यहाँ क्या लगा दूँ, दूसरा F। यहाँ क्या लगा दूँ, तीसरा F। यहाँ क्या लगा दूँ, चौथा F। चारों F एक ही प्लेन में। यहाँ डबल बॉन्ड करके डॉट 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 डॉट, यहाँ डॉट करके ऐसे डबल बॉन्ड करके क्या बना देंगे, ऑक्सीजन। या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे करके यहाँ क्या जिनोन लिख दे, एक ही जगह जिनोन आ जाएगा। यहाँ जिनोन, यहाँ F F F F, ऊपर डबल बॉन्ड करके O, और यहाँ जो है दो ऐसे ऐसे करके ये लोन पेयर, यहाँ ये डॉट डॉट आएगा यहाँ पर। अब इसको हम समझते हैं ये स्ट्रक्चर है कैसी। 4 तो F है, तो ये इस स्क्वायर, इस बुक को आप स्क्वायर शेप मान लें। एक F यहाँ, दूसरा F यहाँ, तीसरा F यहाँ, चौथा F यहाँ, 4 F यहाँ पर आ गए। और सेंटर में जिनोन है, ऊपर एक जिनोन डबल बॉन्ड बना के O के साथ जुड़ा हुआ है, और नीचे यहाँ कौन है, लोन पेयर है। और लोन पेयर शेप में कंसीडर नहीं होंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी हो गई, इन चारों को मिलाएं तो हम लोग स्क्वायर पिरामिडल, किसकी स्ट्रक्चर है, XeOF4 की स्ट्रक्चर का नाम है स्क्वायर पिरामिडल। ध्यान रखना बच्चों। और इस O को हटा दो, तो यहाँ लोन पेयर लगा दो, तो ये हो गए स्क्वायर प्लेनर। और ये XeF4 की स्ट्रक्चर है। XeF4 और XeOF4 में ये इस O का डिफरेंस है, और ये O जो है वो एक्सियल बॉन्ड पे एक्सियल बॉन्ड की जगह पर रहता है।
ख़त्म क्या हुई, XeOF4 की स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं XeO3 और XeOF4 की स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। तो फर्स्ट आते हैं हम XeO3 में। XeO3 याद रखोगे हल्का सा कि इसकी स्ट्रक्चर अमोनिया से मिलती जुलती है। XeO3 की स्ट्रक्चर किससे मिलती जुलती है, अमोनिया से। कैसे, जिनोन पे एक लोन पेयर, नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, बस आपको यही याद रखना है। मैं टाइप बता सकता हूँ, तो यहाँ जो जिनोन है उसको मैं क्या कह दूँ, A, O3 है तो इसे क्या कह दूँ, B3। जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, 8 है, और 8 में से हर एक ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 3 ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और जिनोन के 6 इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग हो जाएगी। तो क्या बन जाएंगे यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर, क्योंकि हम पाई को बॉन्ड पेयर में काउंट नहीं करेंगे। तो AB3 और एक क्या होगा इसके पास, लोन पेयर होगा। तो टाइप क्या हुआ इसका, AB3। E नहीं होता तो क्या होता, AB4 होता। AB4 में स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो हम क्या काम करेंगे, ये है टेट्राहेड्रल, इस तरह की होती है। यहाँ क्या लिख दूं मैं, जिनोन लिख देता हूँ, यहाँ जिनोन लिख देते हैं हम लोग। यहाँ क्या है, B है, B है, B है और ये B है, ये AB4 हो जाता है, इसकी जगह A। तो यहाँ क्या है, 3 तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर लिख दो। और यहाँ कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। आप चाहें तो डबल बॉन्ड बना दें, आप चाहें तो सिंगल बॉन्ड बना दें। डबल बॉन्ड से एक आइडिया रहता है कि एक्चुअल में यहाँ लोन पेयर कितने आएंगे। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। कई बार इसे क्या कह देते हैं, पिरामिडल भी कह देते हैं, पिरामिड के जैसे। मिस्र के जो पिरामिड होते हैं ये ऐसे होती है, इस तरह से, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर, और यहाँ जो सेंटर में है यहाँ जिनोन है, इसके ऊपर कौन होगा, यहाँ पर, यहाँ लोन पेयर है। ये है पिरामिडल स्ट्रक्चर्स या ट्राइगोनल पिरामिडल। लास्ट कौन सी बची है हमारे पास, XeF6 में आ जाते हैं। XeF6 में सिंपल सी स्ट्रक्चर्स है। तो सबसे पहले हम क्या पता लगाएं, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो यहाँ पता लगाना आसान है। जिनोन क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम है, कितने हैं इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 8 है। 8 में से कितने यूज आ गए हैं, 6F के साथ शेयरिंग में 6। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, 6। लोन पेयर कितने बचा हुआ है, 1, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज आ गए, तो एक लोन पेयर बचा हुआ है। टोटल कितने हो गए हैं, 7। तो इसके 7 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में। कौन कौन है 7 में, sp3d3। तो इस जिनोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3। अब आ जाते हैं शेप में, ये काम की है। A कौन हुआ, जिनोन हुआ। B बॉन्ड पेयर कितने हैं, AB6। एक कौन है, लोन पेयर है। इसमें बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी, AB6E में जो स्ट्रक्चर होती है उसका नाम होता है डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टोर्टेड का मतलब है विकृत, जिसकी शेप बिगड़ गई हो। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, वो बनेगी कैसे, ऑक्टाहेड्रल के जैसी ही बनानी है आपको। ये एक स्क्वायर बना दिया ऐसा, यहाँ कौन है, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F। सेंटर में कौन है, ये जो है ना, ये जो मैं लाइनें बना रहा हूँ ना, ये बॉन्ड नहीं है, ये तो ये समझाने के लिए है कि ये चारों F एक ही प्लेन में है, इसलिए मैं इनको ऐसे बना देता हूँ। और यहाँ कौन है, जिनोन है। एक F कहाँ है, ऊपर है, एक F कहाँ है, नीचे है। ये तो हो गया XeF4। लेकिन XeF4 का टाइप जो है वो AB6E है। E का मतलब यहाँ A के ऊपर, यानी जिनोन के पास एक लोन पेयर है, और वो लोन पेयर जो है वो इन 1, 2, 3 और 4, इन चारों के बीच में है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये लोन पेयर है। और ये ऑर्बिटल ऐसे बनाना है, और इसका नेम क्या है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। आप चाहें तो यहाँ बना दें, आप यहाँ नहीं बनाना चाहें तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ऐसे। दोनों में से आप कहीं भी बना दें। इस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
और बच्चों इसी के साथ क्या ख़त्म हुआ, पी ब्लॉक ख़त्म हुआ, हमारा पूरा चैप्टर एंड हो गया और ये ग्रुप नंबर 18 भी ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने में 3 काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों तक इसे शेयर करें। थैंक यू बच्चों।